नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव आज नई दिल्ली में 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान परिषद की अध्यक्षता संभाली। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज 100 दिन के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करेगा। काशी तमिल संगमम 2025 का पहला प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या जाएगा। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने रायपुर में दूसरे एकदिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होगी। दोनों नेता परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री पुतिन के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा और विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का अवसर देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संवाद तंत्र है। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है। भारत की विदेश नीति में रूस के साथ संबंधों का विकास हमेशा एक प्रमुख आधार रहा है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती आई और लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाकर विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। भारत और रूस के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना एक बड़ी प्राथमिकता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $68 अरब से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव आज नई दिल्ली में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेता बैठक के दौरान रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चल रही वार्ता के लिए 40 सदस्यीय यूरोपीय शिष्टमंडल आज नई दिल्ली पहुंच रहा है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने भारत वैश्विक वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समझौते पर मौजूदा बातचीत अब नए चरण में आ गई है। उन्होंने इसे यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का दूसरा दौर कहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है। भारत को वर्ष 2026 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। भारत संगठन के 14 संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है। श्री ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में अध्यक्षता ग्रहण की। इस अवसर पर श्री ज्ञानेश कुमार ने भारत की व्यापक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रबंधन का उल्लेख किया।
India has been the mother of democracy. भारत लोकतंत्र की जननी रहा है और आज है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के निर्वाचन आयोग को पारदर्शी चुनाव कराने और पात्रता के आधार पर सही मतदाता सूची तैयार करने का लगभग 75 साल का अनुभव है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में मैं ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता स्वीकार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Of Council of Member States of International IDEA. जय हिंद, जय भारत। गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 82% से अधिक गणना प्रपत्र जमा कर दिए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी हरित शुक्ला ने कल गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण कार्य जोरों पर है। लौटाए गए गणना प्रपत्रों को डिजिटल करने का कार्य पूरे गुजरात में जोरों पर है। डांग जिला 94% की पूर्णता दर के साथ इस प्रक्रिया में राज्य का नेतृत्व कर रहा है, जबकि 6 विधानसभा क्षेत्रों ने 100% सफलता हासिल की है। अब तक सामने आए डेटा के मुताबिक मतदाता सूची में तकरीबन 16 लाख से अधिक मृत मतदाताओं, 26 लाख से अधिक स्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं और 3 लाख से अधिक दोहराए गए मतदाताओं की पहचान की गई है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इसमें मसौदा मतदाता सूचियों पर अपील की सुनवाई शुरू होने पर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने मांग की है कि ये कार्य केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में किया जाए, जिससे निष्पक्षता बरती जा सके। महिला और बाल विकास मंत्रालय बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिन के गहन जागरूकता अभियान की आज औपचारिक शुरुआत कर रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की उपस्थिति में ये कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित होगा। एक रिपोर्ट। ये अभियान बाल विवाह मुक्त भारत पहल के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पिछले वर्ष 27 नवंबर को शुरू हुआ था। 8 मार्च 2026 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन को मजबूत करने के लिए नागरिकों, संस्थाओं और सामुदायिक नेताओं को संगठित करना है। इस कार्यक्रम में बाल विवाह उन्मूलन की राष्ट्रीय शपथ, देश भर में आए बदलाव पर विशेष फिल्म और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के अनुभव शामिल होंगे। कार्यक्रम का सरकारी वेबकास्ट प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। 100 दिन के इस अभियान को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाद विवाद, निबंध, संवाद सत्र। दूसरे चरण में बाल अधिकार और संरक्षण से जुड़े संदेशों के प्रसार के लिए धर्मगुरुओं और प्रभावशाली नागरिकों को साथ लाने और तीसरे चरण में ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। काशी तमिल संगमम का पहला प्रतिनिधिमंडल हनुमान घाट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सारनाथ सहित काशी के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों के भ्रमण के बाद आज अयोध्या जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु से आने वाले विशिष्ट अतिथियों के स्वागत और भ्रमण को लेकर अयोध्या में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने श्री राम ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम को हर हाल में सुचारू और भव्य तरीके से संपन्न कराया जाए। अतिथियों के आगमन की तिथियां 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 दिसंबर निर्धारित की गई हैं। हर दिन अलग अलग समूहों का अयोध्या आगमन प्रस्तावित है। मेहमानों को अयोध्या के प्रमुख मंदिरों, श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर दर्शन पूजन कराया जाएगा। इसके साथ ही श्री राम ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव अपनी पूरी भव्यता के साथ जारी है। रण उत्सव कच्छ की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आतिथ्य भाव का उत्सव है, जो पूरे विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करता है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज पूर्णिमा की अनोखी चांदनी में दुनिया भर में मशहूर सफेद रण का नजारा देखने दौड़ो पहुंचेंगे। रणोत्सव कच्छ की कला, संस्कृति, परंपरा और मेहमान नवाजी का अनोखा संगम है। कच्छ की पारंपरिक पहचान भूंगा से बनी विशाल टेंट सिटी, सफेद रेगिस्तान में ऊंट सफारी, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट एवं लोक नृत्य, यह सब इसके मुख्य आकर्षण है। पर्यटकों की सुविधा के लिए गुजरात पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। रणोत्सव न केवल कच्छ के सांस्कृतिक वैभव को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, बल्कि स्थानीय ग्रामीण जीवन की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अशरफ नथवाणी, आकाशवाणी समाचार, भुज। आज नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष नौसेना दिवस केरल के तिरुवनंतपुरम में भव्य प्रदर्शन के साथ मनाया जा रहा है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से मरने वालों की संख्या 479 हो गई है। 350 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मानवीय सहायता बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान की है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने कल रात एक बेली ब्रिज और 500 वाटर प्यूरिफिकेशन किट्स पहुंचाई हैं। ये प्री फैब्रिकेटेड, तुरंत स्थापित किया जा सकने वाला पुल उन क्षेत्रों में सड़क संपर्क बहाल करने में मदद करेगा जिनके साथ संपर्क चक्रवात दितवा के कारण टूट चुका है। भारत की सहायता लगातार जारी है, जिसमें राहत सामग्री की एयरलिफ्ट, निकासी अभियान और चिकित्सकीय मदद पूरे द्वीप में शामिल है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। दक्षिण अफ्रीका ने कल रायपुर में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्कम को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोनों देशों के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबर हो गई है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीता वीरा और 10 महीने के उसके 2 शावकों को आज मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर इन चीतों को श्योपुर के खुले वन में छोड़ेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद प्रियंका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को आज अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 4 साल बाद आएंगे रूस के राष्ट्रपति, 8 लाख करोड़ का व्यापार प्रारूप बनेगा। 10 लाख भारतीय कुशल कामगारों को रूस में रोजगार और परमाणु ऊर्जा समझौता संभव। जनसत्ता की सुर्खी है, अनिवार्य नहीं साथी। मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का निर्देश देने के बाद भारी विरोध के कारण सरकार ने लिया यू टर्न। सभी उद्योग 31 दिसंबर तक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं वरना सील होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के इस बयान को हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 रुपए प्रति डॉलर के नीचे जाने को पंजाब केसरी सहित अधिकांश अखबारों ने दिया है। जनसत्ता ने लिखा है, रसातल में रुपया, सरकार ने कहा चिंता नहीं। दिल्ली में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू होने की खबर नवभारत टाइम्स ने दी है। 27 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार में कहीं पीछे न छूट जाए मानवता। अमीर गरीब में खाई न बढ़ा दे एआई, तकनीक से पहले इंसान को रखने का समय। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव आज नई दिल्ली में 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान परिषद की अध्यक्षता संभाली। और महिला और बाल विकास मंत्रालय आज 100 दिन के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।